हिंद दोस्तों, मैं जेपी चौधरी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सर्विस टू सेविंग गाइड। सर्विस टू सेविंग गाइड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि नवोदय विद्यालय समिति ने लगभग एक दशक के बाद 28 फरवरी 2022 को न्यू ट्रांसफ़र पॉलिसी नोटिफाई किया है और इस पॉलिसी का नाम दिया है ट्रांसफ़र पॉलिसी 2021, जो कि एटीडी 2022 से लागू होगा। यानी कि एनुअल ट्रांसफ़र ड्राइव 2022 से हेडक्वार्टर, रीजनल ऑफिस, एनएलआई और जवाहर नवोदय विद्यालय के सभी कर्मचारियों का ट्रांसफ़र पॉलिसी 2021 के तहत होगा। और ट्रांसफ़र पॉलिसी 2021 में जो बड़े बदलाव हुए हैं उसके बारे में पहले ही मैंने आपको वीडियो में बताया है। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं रोटेशनल ट्रांसफ़र ऑफ रीजनल लैंग्वेज टीचर्स यानी कि आरएलटी के बारे में। जैसा कि आपको पता होगा, जैसा कि आप जानते होंगे कि नवोदय विद्यालय समिति में हिंदी इंग्लिश को छोड़कर लगभग 17 क्षेत्रीय भाषा के शिक्षक काम कर रहे हैं और उनकी पोस्टिंग अलग अलग स्टेट्स में है। और जनरल ट्रांसफ़र पॉलिसी रीजनल लैंग्वेज टीचर्स पर पूरी तरह से लागू नहीं होता, बल्कि उनके लिए ट्रांसफ़र पॉलिसी के अंदर ही एक सेपरेट मॉड्यूल बनाया गया है और उन्हीं नियमों के हिसाब से रीजनल लैंग्वेज टीचर्स की ट्रांसफ़र और पोस्टिंग पहले भी होती रही है और ट्रांसफ़र पॉलिसी 2021 में भी उनके लिए अलग से नियम बनाया गया है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि रीजनल लैंग्वेज टीचर्स की जो ट्रांसफ़र और पोस्टिंग होगी एटीडी 2022 से, तो उसके लिए क्या नियम है, ये सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने जा रहा हूं। तो दोस्तों, वीडियो लंबा ना हो इसलिए मैंने इस वीडियो को दो भाग में बांट दिया है। फर्स्ट पार्ट में बताने जा रहा हूं कि प्राइम मोटो क्या है रोटेशनल ट्रांसफ़र का, इसके लिए कट ऑफ डेट क्या होगा, कौन कौन से रीजनल लैंग्वेज कवर्ड हैं, नेटिव लिंग्विस्टिक स्टेट क्या होता है, आउटसाइड नेटिव लिंग्विस्टिक स्टेट क्या होता है, और हार्ड स्टेशन का फ़ायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा, लीव पर अगर रहते हैं तो ट्रांसफ़र एलिजिबिलिटी के लिए काउंट होगा या नहीं होगा, होम टाउन पोस्टिंग होगी या नहीं होगी, लॉक इन पीरियड कितना रहेगा और एलिजिबिलिटी क्या होगी, यानी कि अगर ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं तो उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, कुमुलेटिव टेन्योर का बेनिफिट आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा, और रोटेशनल ट्रांसफ़र में प्रायोरिटी किनको दी जाएगी, और डीएफआर एम्प्लॉय के लिए नया क्या है ट्रांसफ़र पॉलिसी में, ये सारी जानकारी आपको मैं इस वीडियो में देने जा रहा हूं। लेकिन नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि रूल अलॉटमेंट रूल्स क्या है, यानी कि जो अलॉट किया जाएगा स्टेशन उसके लिए रूल क्या है, रूल ऑफ टाई ब्रेकिंग, अगर टाई होता है तो उसमें किसको प्रायोरिटी दी जाएगी, डिस्प्लेसमेंट ट्रांसफ़र, प्रोविज़न फॉर प्रोटेक्टेड डीम्ड, कंपलसरी डिक्लेरेशन ऑफ डीम्ड स्टेटस यानी डीम्ड दिखाने के लिए कंपलसरी डीम्ड घोषित किया जाएगा, और ट्रांसफ़र अदर देन रोटेशनल ट्रांसफ़र यानी बाकी शिक्षकों की जो ट्रांसफ़र होगी वो कैसे होगी, ये सारी जानकारी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मेरा एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो आइए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ मोटो के बारे में, जो रोटेशनल ट्रांसफ़र है उसका मोटो क्या है उसके बारे में। तो मोटो सिंपल आप जान लीजिए कि जो नेटिव स्टेट में अगर कोई सीट खाली होता है, कोई सीट वैकेंट होता है, तो उस वैकेंट सीट के लिए प्रायोरिटी उन शिक्षकों को दी जाएगी जो कि आउटसाइड नेटिव स्टेट में पोस्टेड हैं और जिन्होंने अपना मैंडेटरी टेन्योर पूरा कर लिया है। तो अगर कोई भी सीट खाली होता है तो उन शिक्षकों को प्रायोरिटी दी जाएगी। लेकिन आउटसाइड नेटिव स्टेट जो कोई एक्चुअल वैकेंसी होता है, वैकेंसी होता है, तो उन सीट को कैसे भरा जाएगा, तो इसके बारे में भी पॉलिसी में बताया गया है कि या तो फ्रेश रिक्रूटमेंट से भरा जाएगा या फिर उन शिक्षकों को आउटसाइड नेटिव स्टेट भेजा जाएगा जिनको नेटिव स्टेट से डिस्प्लेस किया जाएगा, यानी कि जिनको डिस्प्लेस किया जाएगा नेटिव स्टेट से उनको आउटसाइड नेटिव स्टेट भेजा जाएगा। और वैसे भी आप जानते हैं कि रोटेशनल ट्रांसफ़र का मतलब ये है कि जो आउटसाइड नेटिव स्टेट में शिक्षक काम कर रहे हैं उसको नेटिव स्टेट भेजना और जो नेटिव स्टेट में काम कर रहे हैं उनको आउटसाइड नेटिव स्टेट भेजना। तो ये
खास करके मोटो है, यानी कि जो एक्चुअल वैकेंसी होगी नेटिव स्टेट में वहाँ प्रायोरिटी उन्हीं शिक्षकों को दी जाएगी जो कि आउटसाइड नेटिव स्टेट में पोस्टेड है और मैंडेटरी टेन्योर पूरा कर लिया है। तो मैं आपको नेटिव स्टेट और आउटसाइड नेटिव स्टेट और रीजनल लैंग्वेज इसके बारे में भी मैं आपको आगे बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि कट ऑफ डेट क्या होगा एलिजिबिलिटी के लिए। तो समिति के सभी कर्मचारियों के लिए यूनिफॉर्म डेट यानी एक ही डेट रखा गया है 31 जुलाई, यानी कि आपकी जो एलिजिबिलिटी बनेगी वो 31 जुलाई की होगी। अगर रिटायरमेंट का केस होता है तो रिटायरमेंट के केस में अगर कोई वैकेंसी 30 जून तक होता है तो उसी को काउंट किया जाएगा, यानी कि 30 जून तक अगर किसी का रिटायरमेंट होता है तो उसे वैकेंट दिखाया जाएगा, उसे काउंट किया जाएगा। अगर इस कट ऑफ डेट में कोई बदलाव होता है तो समिति ट्रांसफ़र गाइडलाइन के थ्रू इसकी जानकारी पहले ही कर्मचारी को देगी, यानी कि ट्रांसफ़र ड्राइव से पहले। अब मैं बताना चाहता हूँ कि रीजनल लैंग्वेज कौन कौन से हैं, इसे मैं आगे बताने जा रहा हूँ। उससे पहले बता दूँ कि नवोदय विद्यालय समिति में यानी कि जितने भी जवाहर नवोदय विद्यालय है वहाँ 3 लैंग्वेज फार्मूला लागू है। उसके तहत हिंदी इंग्लिश के अलावा कई सारे रीजनल लैंग्वेज की भी पढ़ाई होती है। तो रीजनल लैंग्वेज जो है तो उसकी एक लिस्ट मैं आपको आगे दिखाने जा रहा हूँ। तो पहले आप जानिए कि नेटिव लिंग्विस्टिक स्टेट क्या है, यानी कि जिस स्टेट में रीजनल लैंग्वेज की पढ़ाई होती है तो उस स्टेट को यानी कि उस स्टेट को कहा जाएगा नेटिव लिंग्विस्टिक स्टेट। और किस स्टेट में किस रीजनल लैंग्वेज की पढ़ाई होती है उसे आप यहाँ आगे की लिस्ट में आप यहाँ पर देखिए। जैसे कि पहले बताया है कि 17 ऐसे क्षेत्रीय भाषा है जिसकी पढ़ाई जवाहर नवोदय विद्यालय में होती है। तो यहाँ आप अंतर देखिए, जैसे आसाम है, असमीज है, तो असमीज लैंग्वेज के लिए जो नेटिव स्टेट होगा वो आसाम होगा। और माइग्रेशन पॉलिसी के तहत आप जानते हैं कि हिंदी स्टेट, खास करके जो हिंदी स्पीकिंग स्टेट है वहाँ उन क्षेत्रीय भाषा को भी पढ़ाया जाता है। तो जिस स्टेट में यानी कि आसाम को छोड़ के अगर किसी भी हिंदी स्पीकिंग स्टेट में असमीज भाषा को पढ़ाया जाएगा या किसी दूसरे स्टेट में आसाम से बाहर, तो उसे आउटसाइड नेटिव स्टेट कहा जाएगा। तो एक साइड आप यहाँ भाषा देख सकते हैं लैंग्वेज, और दूसरे साइड ये कहाँ पर इसकी पढ़ाई होती है, कहाँ की जेएनवी में पढ़ाई होती है वो भी आप देख सकते हैं। और आगे ये आप 17 तक का लिस्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो आप समझ गए कि जैसे यहाँ एक और बता, जैसे मणिपुरी है तो मणिपुरी के लिए मणिपुर क्या होगा, नेटिव स्टेट होगा, नेटिव लिंग्विस्टिक स्टेट होगा। अगर मणिपुरी मणिपुर से बाहर किसी दूसरे स्टेट के जेएनवी में पढ़ाई होती है और वहाँ मणिपुरी लैंग्वेज के शिक्षक की पोस्टिंग की जाती है तो उसे कहा जाएगा आउटसाइड नेटिव लिंग्विस्टिक स्टेट उसे कहा जाएगा। तो आप समझ गए दोनों में अंतर क्या है। अब आप देखिए कि मैं आपको अब बताने जा रहा हूँ कि यहाँ पर अगर आपकी पोस्टिंग हार्ड स्टेशन या डिफ़िकल्ट स्टेशन या फिर सेमी हार्ड स्टेशन पर होती है तो क्या उसका बेनिफिट आपको रोटेशनल ट्रांसफ़र में मिलेगा। तो दोस्तों ये चूँकि जो रोटेशनल ट्रांसफ़र होता है वो पूरी तरह टेन्योर बेसिस पर होता है, यानी कि टेन्योर पूरा करने के बाद आपको फैसिलिटी दी जाती है, यानी कि आपका ट्रांसफ़र नेटिव लिंग्विस्टिक स्टेट में किया जाता है। तो इसीलिए हार्ड स्टेशन और वेरी हार्ड स्टेशन के लिए जो टेन्योर दूसरे कर्मचारियों के लिए लागू है वो आप पर लागू नहीं होता। उसके बाद है कि अगर आप छुट्टी पर रहते हैं, लंबी छुट्टी पर रहते हैं तो उसका क्या होता है। तो अगर आप एक बार में 60 दिन से ज़्यादा 60 डेज से ज़्यादा एक बार में या पूरे एकेडमिक ईयर में यानी कि अप्रैल से लेके मार्च तक 120 दिन से ज़्यादा आप छुट्टी पर रहते हैं तो उसे ट्रांसफ़र एलिजिबिलिटी के लिए काउंट नहीं किया जाएगा। यानी कि जिस ईयर में आप ट्रांसफ़र चाहते हैं तो उस ईयर के 31 जुलाई को इस पीरियड को घटा दिया जाएगा, यानी कि इस पीरियड घटाने के बाद अगर एलिजिबिलिटी बनती है तो ट्रांसफ़र दी जाएगी, अदरवाइज इसे ट्रांसफ़र एलिजिबिलिटी के लिए काउंट नहीं किया जाएगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना होगा कि डिस्प्लेसमेंट के लिए इस पीरियड को भी काउंट किया जाएगा, यानी कि डिस्प्लेसमेंट के लिए जो लीव और एब्सेंस का पीरियड है 60 दिन से ज़्यादा या फिर 120 दिन से ज़्यादा उसे भी काउंट किया जाएगा डिस्प्लेसमेंट के लिए, यहाँ कोई एग्जम्पशन नहीं है। और जहाँ तक होम डिस्ट्रिक्ट की बात है तो होम डिस्ट्रिक्ट पोस्टिंग
एप्लीकेबल नहीं है, यानी कि आप होम डिस्ट्रिक्ट में पोस्टिंग नहीं ले सकते। जैसा कि आप जानते हैं कि जनरल ट्रांसफ़र पॉलिसी के हिसाब से जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट से नीचे के कर्मचारियों को ही यह फैसिलिटी दी गई है, यानी कि वो होम डिस्ट्रिक्ट में पोस्टिंग ले सकते हैं, लेकिन और किसी दूसरे कर्मचारी को यह छूट नहीं दी गई है। अब मैं बात करता हूं लॉक इन पीरियड की। तो जो कर्मचारी, अगर किसी कर्मचारी की ट्रांसफ़र या पोस्टिंग किसी जगह होती है तो वहां कम से कम 2 वर्ष का लॉक इन होता है, यानी कि 2 वर्ष रहना होता है। अगर कोई प्रायोरिटी कैटेगरी के तहत ट्रांसफ़र लेता है तो उनके लिए 5 ईयर्स का कैपिंग रखा गया है, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। लेकिन यह जो 2 ईयर्स का लॉक इन पीरियड है और 5 ईयर्स का कैपिंग है, ये रोटेशनल ट्रांसफ़र पर लागू नहीं होता। इसे आप नोट कर लीजिए, ये लागू नहीं होता है रोटेशनल ट्रांसफ़र पर। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो रखा गया है ये 5 ईयर्स के लिए रखा गया है, दोनों के लिए। जो टीचर नेटिव स्टेट में काम कर रहे हैं या जो टीचर्स रीजनल लैंग्वेज टीचर नेटिव स्टेट से बाहर यानी कि आउटसाइड नेटिव स्टेट में काम कर रहे हैं, दोनों के लिए जो मैंडेटरी टेन्योर रखा गया है वो 5 ईयर्स का रखा गया है। यानी कि अगर आप नेटिव स्टेट से आउटसाइड नेटिव स्टेट जाना चाहते हैं तो जब आपका 5 ईयर्स नेटिव स्टेट में पूरा हो जाएगा तो आपको ट्रांसफ़र किया जाएगा आउटसाइड नेटिव स्टेट। उसी तरह आउटसाइड नेटिव स्टेट में जब आपका 5 ईयर्स का मैंडेटरी टेन्योर पूरा हो जाएगा तब आप ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई कर सकते हैं नेटिव स्टेट के लिए। लेकिन अगर 5 ईयर्स पूरा हो जाता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कंपलसरी ट्रांसफ़र दिया ही जाएगा। यह डिपेंड करेगा कि पहली बात आप रिक्वेस्ट करते हैं, दूसरा चीज़ स्टेशन सीनियरिटी की है और तीसरी चीज़ है कि वैकेंसी है कि नहीं है। तो इसे भी देखना होगा, इसके बाद ही आपको ट्रांसफ़र दी जाएगी वहाँ पर। अब यहाँ देखिए क्लॉज जे देखिए, कुमुलेटिव टेन्योर। कुमुलेटिव टेन्योर होता है कि किसी एक स्पेल में, जैसे मान लीजिए कि आपकी पोस्टिंग नेटिव स्टेट में है और आपने 2 अलग अलग जेएनवी में काम किया है और दोनों मिला के 5 ईयर्स होता है, तो आपकी एलिजिबिलिटी बनती है। यानी कि दोनों स्टेशन पर जो आप पोस्टेड रहे हैं तो उस पीरियड को जोड़ दिया जाता है और जोड़ के देखा जाता है कि आपकी एलिजिबिलिटी ट्रांसफ़र के लिए या फिर डिस्प्लेसमेंट के लिए बनती है कि नहीं बनती है, तो उसे कहा जाता है कुमुलेटिव टेन्योर और ये दोनों पर लागू होता है। यानी कि आप आउटसाइड स्टेट हैं तो उनकी भी जो एलिजिबिलिटी बनेगी, तो अगर आउटसाइड स्टेट में 2 अलग अलग स्कूल में काम किए हैं और दोनों मिला के 5 ईयर्स हो जाता है तो उनकी एलिजिबिलिटी बनती है और उसी के हिसाब से उनकी स्टेशन सीनियरिटी भी काउंट होगी। यानी कि 2 अलग अलग स्टेशन की भी काउंट होगी, लेकिन एक स्पेल में अलग अलग टाइम में आप गए हैं बाहर या अंदर आए हैं वो काउंट नहीं होगा एक स्पेल में। तो इसे होता है कि दोनों को बेनिफिट यहाँ पर है, यानी कि जो नेटिव स्टेट में है जो आउटसाइड नेटिव स्टेट में है तो कुमुलेटिव टेन्योर का बेनिफिट दिया जाएगा वहाँ पर, ये मिलेगा आपको। अब प्रायोरिटी एलिमेंट क्या है? यानी कि जो रोटेशनल ट्रांसफ़र होता है इसमें प्रायोरिटी किन को दी जाती है? तो ये जो प्रायोरिटी होता है ये टेन्योर बेसिस पर होता है, जिनका टेन्योर पूरा हो जाएगा उनकी प्रायोरिटी बनती है। यानी कि जिस जेएनवी में है और दूसरे जेएनवी जहाँ की उस लैंग्वेज की पढ़ाई होती है तो वहाँ जो ट्रांसफ़र दिया जाएगा तो ये प्रायोरिटी दी जाएगी टेन्योर बेसिस पर। और ये जो रोटेशनल ट्रांसफ़र होता है इसमें आप देख सकते हैं कि कोई भी प्रायोरिटी ग्राउंड लागू नहीं होता, जैसे कि पीएच, मेडिकल, हार्ड स्टेशन, स्पाउस, सिंगल लेडी, ये प्रायोरिटी जो केस होता है ये लागू नहीं होता है रोटेशनल ट्रांसफ़र में। ये बिल्कुल लागू नहीं होता है, बिल्कुल सोनली टेन्योर बेसिस पर कि टेन्योर पूरा हो गया तो आपको ट्रांसफ़र दी जाएगी अगर वहाँ वैकेंसी है तो। और इसके बाद आती है डीएफआर के लिए। जैसा कि आपने देखा है कि जब कोई कर्मचारी 58 वर्ष के हो जाएंगे कट ऑफ डेट पर तो उनकी ट्रांसफ़र नहीं होगी, बल्कि वो रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र ले सकते हैं। लेकिन इस केस में वो जनरल है। अब मैं रीजनल लैंग्वेज टीचर्स के लिए बता रहा हूँ कि जो शिक्षक आउटसाइड नेटिव स्टेट में काम कर रहे हैं और डीएफआर की कैटेगरी में आते हैं तो उन्हें नेटिव स्टेट के लिए फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाएगी। लेकिन अगर कोई दूसरे डीएफआर कैटेगरी के एम्प्लॉई हैं जो कि आउटसाइड स्टेट में हैं तो उन पर उनको प्रायोरिटी नहीं मिलेगी। यानी कि तब स्टेशन सीनियरिटी के हिसाब से दोनों को प्रायोरिटी दी जाएगी। अदरवाइज आउटसाइड स्टेशंस अगर कोई नेटिव स्टेट में आते हैं और डीएफआर कैटेगरी में है तो सबसे पहले प्रायोरिटी उन्हीं को दी जाएगी और ये प्रायोरिटी उन शिक्षकों को नहीं दी जाएगी जो कि नेटिव स्टेट में है। अगर डीएफआर कैटेगरी में भी आते हैं तो उनको यह प्रायोरिटी नहीं मिलेगी। तो दोस्तों ये है जनरल
नियम जो आपने अभी तक देखा है, और बाकी जो नियम है मैं आपको अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि ये वीडियो अच्छा लगा होगा, जानकारी अच्छी लगी होगी। और वीडियो अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करें। यह वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।